हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कथन और निष्कर्ष। तो ये प्री में तो इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में आते हैं। तो मैंने मेंस के जितने भी मॉक लगाए या प्रीवियस ईयर टेस्ट दिए, उससे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे इस टॉपिक के, और उसके मैं अलग अलग टाइप्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प करेगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। किसी दिए गए महीने की दिनांक 17 को कौन सा दिन है? और कथन क्या दे रखा है? फर्स्ट है महीने का अंतिम दिन सोमवार है, और सेकंड है महीने का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को आता है। तो देखिए, फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि अंतिम दिन सोमवार है, तो इससे हम आइडिया नहीं लगा सकते कि 17 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि अगर जनवरी का महीना हुआ तो उसमें लास्ट डे 31 होता है, तो उसके हिसाब से हम काउंट करेंगे। वही अगर मंथ फेब हुआ तो उसमें 28 या फिर 29 डेज ही होते हैं, तो भी हम आइडिया नहीं लगा सकते। और मार्च हुआ तो लास्ट में 30 डेज ही होते हैं। अगर हमें महीना दे रखा होता कि जनवरी का महीना है और 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हम इसे ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन इसमें इसने हमें मंथ नहीं बता रखा, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो तो हमारा राइट नहीं होगा। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि महीने का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को आता है। जब 12 को शनिवार है तो हम 17 को कौन सा वार हम निकाल लेंगे, गुरुवार होगा 17 को। तो इसलिए हमारा ओनली सेकंड ऑप्शन राइट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड, कथन 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। कथन, सभी हिल स्टेशनों पर एक सूर्यास्त बिंदु होता है, और सेकंड है गांव ए एक हिल स्टेशन है। अब इससे निष्कर्ष क्या बता रखे हैं? फर्स्ट है गांव ए में एक सूर्यास्त बिंदु है। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब गांव ए एक हिल स्टेशन है तो ऑब्वियसली वहां पर एक सूर्यास्त बिंदु भी होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट कथन में क्या बोल रखा है कि सभी हिल स्टेशनों पर सूर्यास्त बिंदु होता है। तो जब गांव ए एक हिल स्टेशन है तो वहां पर सूर्यास्त बिंदु भी होगा। तो फर्स्ट हमारा राइट है। और सेकंड क्या बोल रखा है? हिल स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सूर्यास्त बिंदु नहीं होते। देखिए, कथन में ये बात नहीं कही गई जो हिल स्टेशन नहीं है वहां पर सूर्यास्त बिंदु ही नहीं होगा। इस बारे में हमें कुछ भी नहीं कह रखा है, तो हम ये मन से नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन रॉन्ग होगा, ओनली फर्स्ट राइट होगा। कथन है, विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में है, इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है। और पूर्व धारणा क्या है इसकी? शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक कि विद्यालय की इमारत की मरम्मत नहीं की जाती। और सेकंड है, कार्यालय की इमारत की मरम्मत और पुताई के लिए धन की आवश्यकता है। तो देखिए, हमारी फर्स्ट अवधारणा गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक कि विद्यालय की इमारत ठीक नहीं हो। देखिए, शिक्षा का विद्यालय की इमारत से कोई लेना देना नहीं है। जब तक वहां पर अच्छे शिक्षक ना हो, विद्यार्थी भी शिक्षा में उतना ही उत्साह से ना पढ़े, तब शिक्षा में परेशानी उपलब्ध होगी, ना कि इमारत से। तो इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता का विद्यालय की इमारत से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता का संबंध होता है शिक्षकों से और शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से। तो इसलिए हम इमारत से इसका कनेक्शन नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड है, कार्यालय की इमारत की मरम्मत की पुताई के लिए धन की आवश्यकता है। देखिए, हमें कथन में कहीं पे भी नहीं कह रखा कि धन की कमी है, इस वजह से मरम्मत नहीं हुई है, या फिर धन की आवश्यकता है। तो जब तक कथन में ये चीज ना दे रखी हो, हम मन से नहीं मान सकते। तो हमारा सेकंड भी रॉन्ग होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? न तो एक और न ही दो निहित है। कथन है, अति व्यस्त समय के दौरान शहर में यातायात की भीड़ काफी बढ़ जाती है। और कार्यवाही है, निजी वाहनों को व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार कीजिए। और सेकंड है, अति व्यस्त समय के दौरान व्यक्तिगत वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाइए। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? देखिए, निजी वाहनों को, क्योंकि अगर निजी वाहनों की जगह हमें सार्वजनिक वाहन परिवहन सुविधा अच्छे से उपलब्ध करवाई जाए, तो लोग अपना निजी वाहन नहीं लेके जाएंगे, और जो सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी उसी का उपयोग करेंगे, जिससे समय की भी बचत होगी और यातायात की भीड़ भी कम होगी। जैसे अगर सार्वजनिक बस मान लो, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बाइक या फिर कार लेके जाए, उसकी जगह वो सार्वजनिक बस अगर अच्छी सुविधा प्रदान करती है और उससे जाए, तो एक ही बस में 20 से 25 लोग आ जाएंगे आराम से, तो भीड़ नहीं होगी उससे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। और सेकंड क्या बोल रहा है? अति व्यस्त समय के दौरान व्यक्तिगत वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाइए। देखिए, ये चीज सरासर गलत है। अगर किसी का पर्सनल व्हीकल है किसी के पास और वो उसे लेके जाता है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाना ही सही नहीं होगा। आप सार्वजनिक सुविधा अच्छी है तो उसको भी यूज लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अगर पर्सनल कोई साधन है तो आप उससे भी जा सकते। भीड़ को कम करने के लिए व्यक्तिगत वाहनों पर जुर्माना लगाना ये कतई सही नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती है। कथन, चूंकि अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा है, क्या सभी विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम बनाना चाहिए? और हमें तर्क क्या दे रखे हैं? फर्स्ट है, हाँ, यह लोगों को वैश्विक भाषा सिखाएगा, और यह महत्वपूर्ण है कि लोग उस भाषा को सीखें जो इस देश में प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है। और सेकंड है, नहीं, आधी से अधिक आबादी अंग्रेजी नहीं बोलती, और यह केवल विद्यालयों में छात्रों के लिए सीखना अधिक कठिन बना देगा। देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है कि यह लोगों को वैश्विक भाषा सिखाएगा और महत्वपूर्ण है कि लोग उस भाषा को सीखे जो देश में प्रतिष्ठा का प्रतीक बने। तो ये गलत है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं। ये कतई नहीं बोल सकते कि भाई आपको अगर इंग्लिश आएगी तभी हमारी वैश्विक पहचान बनेगी और हमारे देश की प्रतिष्ठा बनेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए हम सभी विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम नहीं बना सकते। और सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? नहीं, आधी से अधिक आबादी अंग्रेजी नहीं बोलती है, और यह केवल विद्यालयों में छात्रों के लिए सीखना अधिक कठिन बना देगा। हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि हमारे साधारण बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो हम विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के नहीं बना सकते हैं।
और ऑब्वियसली जब वो हिंदी बोलते हैं तो उनके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। हमारा कथन है, विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की है और निष्कर्ष है बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। और सेकंड है, बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो है निष्कर्ष, उसमें क्या बोल रखा है कि बढ़ी हुई बेरोजगारी के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिख रखा है, केवल सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन केवल सरकार के ऊपर हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। कभी भी केवल, सभी, अगर ये वर्ड आए अगर हमारे ऑप्शन में, तो उसको डायरेक्ट रॉन्ग कर देना है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा, बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। तो देखिए कथन में कहीं पे भी ये बात नहीं हुई है कि सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है या फिर कोई कार्यवाही नहीं की है। तो जब तक कथन में ये चीज ना लिखी हो, हम मन से इस चीज को नहीं सही नहीं मान सकते। तो हमारा सेकंड भी रॉन्ग होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, न तो एक और न ही दो निहित। अनियमितता नौकरियों में एक सजा का एक कारण है। और सेकंड है, कुछ अनियमित कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। और निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट है, सभी निकाले गए कर्मचारी नियमित होते हैं। देखिए ये चीज कहाँ लिखी है, क्वेश्चन में हमें क्या, कथन में हमें क्या दे रखा था कि अनियमित कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, ना कि नियमित कर्मचारियों को। और जबकि निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी निकाले गए कर्मचारी नियमित होते हैं। तो फर्स्ट तो डायरेक्ट ही रॉन्ग हो गया हमारा। सेकंड क्या बोल रहा है, वे कर्मचारी जिन्हें सजा नहीं मिलती है वे नियमित होते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, कुछ अनियमित कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। कुछ अनियमित को निकाला है, ना कि सभी को। तो जरूरी नहीं है कि वे कर्मचारी जिन्हें सजा नहीं मिल रही वे सब नियमित ही हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अभिकथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण, भारत में सरकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए दोनों राइट है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का मतलब यही होता है यहाँ की जनता खुद वोट देकर के अपनी सरकार चुने। और हमारा कारण क्या बोल रहा है कि भारत में सरकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। तो ये भी एकदम राइट है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कारण में देखो लोकतंत्र की परिभाषा ही दी गई है कि भारत में सरकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। कथन, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिन में 1 घंटा पैदल चलने से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है और बदले में वजन कम होता है। और निष्कर्ष, जो लोग दिन में 1 घंटा नहीं चलते हैं वे आमतौर पर मोटे होते हैं। देखिए हमारे कथन से हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि जो लोग नहीं चल रहे 1 घंटा वो मोटे ही होंगे, क्योंकि काफी लोग होते हैं वो अदर एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक की जगह योगा योगा कर लेते हैं, तो उससे भी वो लोग फिट रह लेते हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अगर वो 1 घंटा नहीं चलेंगे तो वो सब मोटे होंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, वजन कम करने के लिए चलना सबसे अच्छा व्यायाम है। तो ये भी गलत होगा कि ओनली चलना ही, देखो इसमें क्या लिख रखा है, सबसे अच्छा व्यायाम है। अगर ये वर्ड यहाँ पे सबसे अच्छा नहीं लिखा होता और केवल ये लिखा होता कि वजन कम करने के लिए चलना भी एक अच्छा व्यायाम है, तो हम इसे राइट करते। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि सबसे अच्छा। जरूरी नहीं है कि चलना ही सबसे अच्छा हो, क्या पता योग करने से इससे भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हो, या फिर जिम ज्वाइन करने से इससे भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हो। तो इसलिए ये जो सबसे अच्छा वर्ड है, इस वजह से ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। हमारा कथन है, कई मामलों में डर से हिंसा पैदा होती है। और अवधारणा है, सभी व्यक्ति जो निडर है अहिंसक होते हैं। देखिए हमें कथन में क्या बोल रखा है, कई मामले ऐसे हैं जहां पर डरने से हिंसा पैदा होती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सभी व्यक्ति जो निडर है वो अहिंसक होते हैं। तो ये तो कहीं कतई नहीं है, जो निडर है वो अहिंसक है, ये तो गलत है। जरूरी थोड़ी कई लोग जो निडर होते हैं वो हिंसक भी हो सकते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग होगा। और सेकंड है, जो कायर है वो हिंसक है, ये भी गलत है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान कायर है तो वो हिंसक है, वो अहिंसक भी हो सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, न तो एक और न ही दो निहित। कथन, वीरेंद्र मोटे और फास्ट फूड में लिप्त हैं और बहुत बार पसंद करते हैं। कार्यवाही, अपने दिल की संतुष्टि के लिए जो भी वह चाहता है खाए, क्योंकि वह न तो वजन बढ़ाता है और न ही वजन कम करता है। देखिए ये गलत होगा। दिल की संतुष्टि के लिए अगर कुछ भी खाए और उससे वजन बढ़ता है और ना ही वजन कम होता है, ये चीज गलत है। हमें कथन में कहीं पे भी नहीं लिख रखा कि फास्ट फूड खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ेगा या फिर वजन वैसा का वैसा रहेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है, फास्ट फूड का सेवन कम करने की कोशिश कीजिए और इसके बजाय स्वस्थ नाश्ते का सेवन कीजिए। तो ये एकदम सही है। फास्ट फूड का सेवन कम करोगे और अच्छा नाश्ता करोगे तो इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। कथन, क्या सरकार को कोयला खदानों को निजी कंपनियों को आवंटित करना चाहिए? तर्क, हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं। और सेकंड है, नहीं, केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। हमारा जो कथन है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है कि क्या सरकार को कोयला खदाने को किसी निजी कंपनियों को आवंटित करना चाहिए। और हमारा फर्स्ट तर्क क्या बोल रहा है कि हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजे। तो देखिए हमारे कथन में कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखी है कि बड़े घरानों ने प्रस्ताव भेजे हैं या फिर नहीं भेजे हैं। तो जब तक कथन में वो चीज ना दे रखी हो, हम उस चीज को तर्क में नहीं मान सकते।
और सेकंड क्या बोल रहा है, नहीं केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। तो ये चीज भी कथन में कहीं पे भी मेंशन नहीं हुई है कि कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। हमारा जो सेकंड तर्क है उसमें क्या लिख रखा है, केवल कुछ औद्योगिक घराने ही खदानों की नीलामी जीत लेंगे। जहां कहीं भी केवल, सभी ये वर्ड्स आए तो ये देखते ही हमें ऑप्शन को रॉन्ग मान लेना। तो हमारा आंसर क्या होगा, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 प्रबल है। कथन, स्थानीय क्रिकेट टीम में चयनित होने के लिए एक व्यक्ति को या तो अच्छा बल्लेबाज या अच्छा गेंदबाज होना चाहिए। श्याम टीम के लिए चयनित हो गया है। निष्कर्ष, श्याम एक अच्छा बल्लेबाज नहीं है और सेकंड, श्याम एक अच्छा गेंदबाज नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड, यदि न तो 1 न 2 अनुसरण करता है। क्योंकि देखिए हमारे कथन में साफ लिख रखा है कि कोई व्यक्ति अच्छा बल्लेबाज है या फिर अच्छा गेंदबाज है तो ही उसे सेलेक्ट करेंगे। और जब श्याम का सिलेक्शन हो चुका है इसका मतलब या तो वो अच्छा गेंदबाज रहा होगा या फिर अच्छा बल्लेबाज रहा होगा। जबकि हमारे निष्कर्ष दोनों क्या बोल रहे हैं कि श्याम ना तो अच्छा बल्लेबाज है और ना ही गेंदबाज है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। 2020 तक राजू की उम्र 26 वर्ष है और इसका कथन है, राजू प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को अपना जन्मदिन मनाता है। और सेकंड है, राजू ने अपना 12वां जन्मदिन 2006 को मनाया है। तो देखिए हमारा फर्स्ट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया कि 5 मार्च को राजू अपना जन्मदिन मनाता है। कहीं पे भी कथन में ये मेंशन नहीं कर रखा है कि राजू का जन्मदिन किस दिन को आता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड क्या बोल रहा है, राजू ने अपना 12वां जन्मदिन 2006 को मनाया। तो देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब उसने 12वां जन्मदिन 2006 को मनाया तो 26वां जन्मदिन ऑब्वियसली 2020 को मनाया होगा। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है, क्योंकि 2020 में राजू की उम्र 26 वर्ष है तो यानी 2006 में वो 12 वर्ष का था। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, केवल कथन 2 पर्याप्त। हमारा क्वेश्चन है, रीमा, उषा और नैना में सबसे छोटा कौन है। और कथन है, वीना उषा से छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी है। तो देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वीना उषा से छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी है। जब वीना रीमा से बड़ी है तो उषा ऑब्वियसली रीमा से बड़ी होगी। तो हमारा फर्स्ट कथन से तो हमें ये निष्कर्ष निकाल दिया कि उषा जो है वो रीमा से बड़ी है। और सेकंड में क्या बोल रहा है कि रीमा की छोटी बहन की जन्मतिथि नैना के समान है। तो देखिए उषा रीमा से बड़ी है और रीमा की छोटी बहन की जो जन्मतिथि है वो नैना के समान है, यानी रीमा नैना से बड़ी हो गई और रीमा से बड़ी हो गई उषा। तो यानी सबसे छोटी कौन हुई, नैना। तो हमारा आंसर क्या होगा, नैना है वो सबसे छोटी है। लेकिन ये आंसर कैसे निकला, दोनों कथन से। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, दोनों कथन एक साथ